जब हुआ पहलगाम अटैक तब आपको उस वक्त क्या लगा कि मतलब मैंने सुना आपके एक दो जो लेक्चर्स थे उसमें आपने जब बात की, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त की मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5 दिन 6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए, एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन, यूज इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो सो जाएगा, इंजेक्शन लेके HIV मरीज को लगाओ, निकाल के किसको मार दो, हो गया खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया। ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में या फिर बाकी जगह में, अननेम्ड, वो जो कहते हैं ना गनमैन जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद। ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठो, सुता दे सब लाहौर में, आधा आदमी को। वो तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ, चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला, उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई। आसिम मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। पर जब वो आए थे मारने के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी को बताना कि हम मारेंगे, तो मोदी का नाम लिया ये उन्होंने। बात इंडिया को पाकिस्तान पे मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादी आए थे और कहे थे कि मोदी को बताना, तो मोदी कहाँ बताएंगे? पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं, लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि ये बात पूरी इंडिया फैले, आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे। और क्या मिला हम लोग को उसके बाद? अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब, पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया है, कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया है, पढ़ रहे हैं सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या भैया फ्रेश लाश लाओ। ये हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ है, मैम, कोई नहीं बैठा हुआ है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं। इजराइल ने मारा है, लेके चला गया है। हम 10 लाश ले आके मेडिकल कॉलेज को दोगे अनजान नाम से, किसको पता है उसमें कि लाहौर से लाए। इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है, तो कौन सी बड़ा तीर मारता है? वहाँ पे तो मिलिट्री भी नहीं है गाजा में, और वो उनको मारता है। हम लोग कैसे मारे? वहाँ पे है ना, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा, हमास ने मार दिया वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे हम लोग भी POK में घुस के मार सकते थे। हम लोग 4 बिजली घर नहीं मार पाए उसका, 4 बिजली घर उड़ा देते, गर्मी के दिन में पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती पाकिस्तान की। क्योंकि हमारा ये मकसद ही नहीं था ना, भारत का मकसद था कि जो टेरर इंडस्ट्री है उसको मारना है, पाकिस्तान को मारना नहीं था। जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है आतंकवाद को, हम तना काटेंगे, जड़ नहीं। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है सीधे। हम पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी तब क्यों मारे? ये एकदम गलत चीज़ है। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बैक सपोर्ट था वहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, अब हम लोग सीज फायर कर दे रहे हैं यहाँ से। कोई मतलब नहीं। वो ऑथेंटिक नहीं था कि लीकेज हुआ है, का कोई ऑथेंटिक नहीं था। हाँ, वहाँ पे ये बात चली नहीं थी। पर मैंने सोचा था कि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो स्टॉपेज किया हमने, जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था। वो गलत था। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा ना होता तो। अगर युद्ध इतना ही खराब था तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। कुछ होते हैं यहाँ पे युद्ध रहना, हर भगवान को देखिएगा शांति के प्रतीक हैं, लेकिन सबके पास अपना हथियार है। करुणा से भरे हमारे
बजरंगबली, लेकिन गदा साथ में रखते हैं, करुणा से भरे हुए, क्या नहीं मांगने पे देते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान हमेशा कौरवों से तो ऐसे बात करने गए थे 5 गांव मांगने, जैसे कोई बहुत एक याचक है, साधारण याचक, सुदर्शन चक्र लेके, तो युद्ध के लिए तैयार। ये राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो फिर वो भी तो है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। उस समय देश आज़ाद नहीं था, संगठन को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए एक जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार इतने ज़्यादा थे कि संगठन बनाने में टाइम लगता है। अगर हम एक गर्म दल बनाते थे 10 साल में, वो 10 दिन में ख़त्म करके रख देते थे। जब लाशें गिरती थी तो लोगों का मोटिवेशन गिर जाता था। तो गांधी ने उस समय एक रास्ता निकाला कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी है, संगठन भी मजबूत बना के रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, मोटिवेशन भी बना के रखना है। तो गांधी जी संगठित करते थे। इसी कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले थे। सुब्रह में तो नरम दल वाले थे, गरम दल थे। ये तो गांधी की दूरदर्शिता थी कि हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा लंबे समय तक के लिए। वरना भगत सिंह की कौन इज्जत नहीं करता है, क्या सुभाष चंद्र की इज्जत कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत कौन नहीं करता है। लेकिन गरम दल को दबाना आसान होता है, और एक कोई इंसान जाता है तो कई लोग उससे प्रेरित होकर और आते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। तो गांधी को रास्ता था। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों को मारना था। तो जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टैबलेट भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो भगत सिंह इंजेक्शन थे, गांधी जी टैबलेट थे। दोनों नोट पे तो गांधी जी का ही फेस आता है ना। लंबा समय इसमें किसी को लगता है कि गांधी का नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है गांधी का होना चाहिए, लेकिन एक आंदोलन को 40 साल तक खींचने वाला इंसान था। हाँ। एक इतना लंबा कार्यकाल किसका था? हाँ। लंबे समय तक खींचा था उस इंसान ने। देश जब आज़ाद हो रहा था तो नोआखली के दंगों को शांत कर रहे थे। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पद जरूर लिया। यहाँ तक तो इस बात का हो गया कि सरदार पटेल को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? एंटरिम सरकार में देखिए, प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि गृह मंत्री इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री है। गृह मंत्रालय के पास सारा होम चीज की पावर रहती है वहां पे। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं? जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं। तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था, आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा, तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंध में हम किसी को गाली दे देंगे। ये नहीं तो हमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू में, हम अभी भी कहते हैं कि जितना योग्यता और दूरदर्शिता सरदार पटेल में थी, बहुत अतुलनीय थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके वजह से हम किसी को नीचा दिखाने लगे। जब हम बच्चे थे ना, तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते। मतलब एक ही था कि देवर आर हीरोज। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज़ थे जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है, तो बच्चे आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देते हैं। ये जनरेशन की बात करते हैं। जो हफ्ते में कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी संडे को आराम देखते रहते हैं। हाँ, संडे को भी आराम करते हैं। मतलब हफ्ते में कोई काम नहीं करना है, संडे को भी आराम करना है, रेस्ट डे। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है, जिसका ढक्कन टूट जाता है, ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था, जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया। मोबाइल आ गया है, 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है क्या है? ये जनरेशन है यहाँ पे। उन दिनों टीवी देखा था, टीवी में जो मीडिया में चल रहा था कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, उसके बारे में ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अरे इंडियन मीडिया वाले सब तो, हमको तो लग रहा था कुछ ये पत्रकार सब जो हो गए ऐसे 3 फीट का पाइप खरीद के और लाहौर घुस गया था। हमको तो लग रहा है कि क्या हो गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। और उस पे पीछे से सायरन, अभी की ताजा खबर कराची से। एक तो कोई है, कोई चैनल वाला, अब हम यहाँ नाम नहीं बोलेंगे, वो तो पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान घुस गया था। हाँ। तो क्या हो गया, पत्रकारिता को समझ में नहीं आता। अच्छा, बच्चे भी ऐसे कहते हैं क्या आपको कि कोई पत्रकार बनना चाहता क्या, कि नहीं? नहीं, कोई नहीं बनना चाहता। यूपीएससी लेंगे या फिर
टीचर बनेंगे या फिर आर्मी में फौज में जाएंगे, पर पत्रकार कोई नहीं बनना चाहता। एक्चुअल में क्या होता है, जिस एज में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उनको बस ये दिखता है कि हमको पहले सेल्फ डिपेंडेंट खड़े होकर बनना है, हमें 40-50 हज़ार की नौकरी लग जाए, उनको पहले ये दिखता है। पहले हम घर से स्ट्रांग हो जाए, घर टपक रही है बरसात में उसको ढलवा दे, बेटी बहन पड़ी हुई है घर में उसके ब्याह करा दे, पिता माँ की बीमारी है, किसी के पिता को पथरी है 2 साल से, डॉक्टर का ऑपरेशन करा लो मर जाएंगे, लेकिन बेटा पढ़ रहा है, तो वो उन बच्चों को एंटरप्रेन्योर नहीं समझते हैं, वो उनको बस ये दिखता है कि हमको जल्दी से कामयाब हो। बच्चों की अटेंशन कैसे आप करते हैं? जब मैं लेक्चर कहीं देती हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि अगर मैं फर्स्ट 30 सेकेंड बहुत बड़ी बात है, 15 सेकेंड में अगर मैं ग्रिप ना करूँ तो वो लोग अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और फिर स्क्रोलिंग चलता है। तो आप कैसे कर लेते हैं ह्यूमर? हमारे क्लास में तो कोई अगर कोई लड़का हो, अगर गर्दन नहीं हिला सकते हैं, लड़की अगर बाल बना दी तो उनको तो सीधा एकदम रहना है यहाँ पे। हाँ। बच्चों को समझ में आता है कि इसको चाहिए क्या, एकदम जीरो से उसको चाहिए और एकदम लेवल था। हम पढ़ाने में एक चीज़ ध्यान देते हैं, अगर कोई बहुत टफ टॉपिक है ना, तो हम पहली बात तो टॉपिक लिखते ही नहीं है, उसके ना कई कंपोनेंट्स में बांट देते हैं ताकि उसका ध्यान ही ना जाए उस टॉपिक के, उसको कई पार्ट कर देते हैं। पहले ये पार्ट समझा देते हैं, 4-5 टुकड़ों में समझा देते हैं, फिर इसको जुड़वा देते हैं, जोड़ो, फिर कहते हैं इसको तोड़ो और फिर जोड़ो। जब जोड़ देते हैं तब कहते हैं देखो भाई ये बहुत बड़ा आप टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये देखो ये टॉपिक है, अभी जो तुम लोग ये तोड़ के जोड़े हो ना यही वाला टॉपिक था। तो उन्हें लगता है ओए तो हमको तो पहले ही पता है यहाँ पे, तो उन्हें ऐसा नहीं पता था। हमारे यहाँ एक आदमी बहुत बड़ा गुंडा था, उसके नाम से सब डरते थे, बट हुआ क्या ना कि एक दिन गाँव में चोर निकला, वो गांव वाले उसको दौड़ा दिए, दौड़ा इतना मारे ना कि मर गया। वो सुबह उठा तो देखे से कि वही गुंडा था, वो गलती से चोर भागा ना तो वो भी भाग गया, लोग अनजाने में उसको मार दिए। अगर वो जान जाते लोग ना कि ये इंसान है तो पूरा गांव भाग जाता, लेकिन अनजाने में मार दिए से उसको। वही बच्चों के साथ उन्हें लगता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ है, वो मान चुके हैं ये टफ है। जैसे बकरी के ऊपर शेर हमला करता है ना, बकरी मान लेती है हम मर जाएंगे, हम सरेंडर कर देती है, तो बच्चों के साथ भी यही होता है। तो जब आप पढ़ते थे तो तब आपको क्या लगता था? अंग्रेजी सबसे हम जब पढ़ते थे तो हमको लगता था कि बाकी बच्चे सब अलग दिमाग लेके पैदा हुए हैं, ऐसे कोई बॉर्नवीटा पिया है, कोई कुछ पिया है, हम थोड़े डिफेक्टेड हमें लगता था। तो एक आध दोस्त थे मेरे, वो समझाते थे ना तो समझ में आता था। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया ना कि जो टीचर होते हैं ना, ये अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में बच्चों को खराब कर देते हैं। खाना कितना भी स्वादिष्ट बनता है ना, उसे कलछुल से नहीं खा सकते हैं, चम्मच से खाना पड़ता है। शिक्षक जो होते हैं ना, वो कलछुल से खिलाने लगते हैं, वो मुंह फूट जाता है उनसे। उसको आराम से समझाइए, वो समझ जाएगा। बस यही होता है। उसको उस लेवल तक जाके देखिए ना, उसको कब समझ में आए। जिस दिन पढ़ाई समझ में आ जाएगी, भागने उसको क्लास हम 4-5 दिन अगर बंद कर देना तो बच्चों को मन नहीं लगता, कहता है सर क्लास मत बंद कीजिए। हम तो दिल्ली में सुबह क्लास लिए, अब टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, दिल्ली में भी रहते हैं तो पटना से क्लास ले लेते हैं। पर एक पावर प्ले भी तो होता है, कुछ टीचर्स जो होते हैं कि पहले ही जाके एक पावर से इक्वेशन बना लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे और बोलना पड़ेगा, उसे उगलना पड़ेगा क्लासरूम में। ये स्कूलिंग और कॉलेज में हो सकता है। हम लोग के पास सबसे छाटा हुआ लड़का आता है, एकदम 4 घाट का पानी पी के पहुंचा है। हाँ, स्कूलों में होता है। स्कूलों में होता है। वहाँ पे स्कूल में क्या है ना, वहाँ कंपटीशन नहीं है, पास होने का सिस्टम है। आप 60% ऊपर लाए आप फर्स्ट डिवीजन है। ये कंपटीशन में ऐसा नहीं है, आप 80% ले आके हो सके फेल हो जाएगा। कट ऑफ चला जाएगा 92-95%, तो क्या मायने रखता है आपका 92%? हाँ, उन दिनों तो वो भी नहीं होता था ना कि आप सस्ते में कोचिंग कर लें, बहुत महंगा होता था, बहुत महंगा होता। हम लोग भी जब इंटरमीडिएट पास किए थे तो हम लोग के साथ के कुछ बच्चे कोटा जाते थे, उन्हें स्टेशन पे छोड़ने में बड़ा अच्छा लगता था। उन सब का नंबर हम लोग घर पे रखते थे, ये सोच के कि ये कोटा जा रहा है, ये बड़ा आदमी बनेगा। कभी हम लोग इसका नंबर रखते हैं, कभी भाई हमें भूलना मत, ये वो। कुछ बच्चे उसमें कामयाब भी हुए, बहुत सारे नहीं भी हुए। हाँ, और कोचिंग में ये होता था कि अगर कोचिंग के पैसे हैं तो घर में बेटे को कोचिंग में भेजा जाता था कि मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़े। क्या आज भी ऐसे ही होता है? गांव में तो अभी भी लड़कियों को उतना नहीं पढ़ने देते हैं, अभी भी नहीं। तो बहुत दिक्कत होता है गांव के एरिया में अभी। अब तो बहुत सारे मतलब हम लोग ने फीस इतने कम कर दिए हैं कि अब गांव के लोगों का भी हिम्मत हो गया। अब तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, डिजिटल आ गया है। ये काफ़ी टेक्नोलॉजी हेल्प किया है इन लोगों का। अदरवाइज में जब हम लोग का टाइम था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई किताब खरीदिए, एक ही किताब खरीद सकते हैं। आज तो गूगल निकाल के फटाक से कुछ चीज़ सर्च कर लेते हैं। हम लोग के वक्त में ये सब कहाँ था।
लेकिन अब तो आ गया है, बट बच्चे क्या है ना कि डाइवर्ट हो जाते हैं गलत चीज़ों में। आप एथिक्स की बात कर रहे थे और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिक्स सिखाना, इस पर भी काफ़ी डिबेट हुआ। और मैंने हाल ही में पढ़ा एक डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे कि जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर मुल्क चले जाते हैं, तो वो वापस मुड़ के देखना नहीं चाहते, अपने माँ बाप को नहीं देखना चाहते जो गरीबी में हैं, उनको पैसे भेज देते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब वो माँ बाप 75-80 की उम्र में आ जाते हैं, पैसे से इलाज नहीं हो सकता, उन्हें कोई डॉक्टर के पास लेके जाएगा, टेस्ट कराएगा, वो सब नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि मैं इस दलदल से निकला हूँ, मुझे वापस मुड़ के देखना नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये चीज़ तो हमको भी लगता है कहीं ना कहीं परवरिश में ही गलती है, वरना माँ बाप को कोई कैसे छोड़ सकता है। ये हमको कभी कभी कन्फ्यूजन में हो जाता है, कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है। जैसे लगता है कि कोई दुनिया का सब कुछ ले ले लेकिन माँ बाप दे दे। तो एक मतलब हम इंडिया के जितने बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार हो गया, ताज से लेके ओबराय, मैरियट, जितना सारे होटल्स में हम लोग किसी न किसी प्रोग्राम के सिलसिले में रह चुके हैं। कोई 5 स्टार होटल उतना अच्छा आरामदेह नहीं जितना माँ के गोद में सुकून मिलता है, उतना कहीं नहीं मिल सकता है। लोग अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। हमको लगता है कि अच्छा इन लोग को कुछ ना कुछ सज़ा भी होना चाहिए, यहाँ पे उनकी लीगल राइट्स होनी चाहिए कुछ यहाँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं आजकल जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है ना, वेस्टर्न कल्चर का ही ये इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि वहाँ तो मदर डे फादर डे होता है, पता ही नहीं है कि उसका मतलब जब वो पैदा हुआ तो उस टाइम बाप कौन था। वहाँ तो मतलब यूएस वगैरह में शादी करना मतलब सिम कार्ड खरीदना बराबर है, वहाँ पोर्ट करा लिया भाई तुम्हारा, हम पोर्ट करा लेते हैं इधर से उधर। नहीं, पर यहाँ पे भी तो हो रहा है आजकल। आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब शादी के 2 दिन बाद 3 दिन बाद हनीमून में किसी को मरवाना, मर्डर करवाना, ये सब भी हो रहा है ना कि शादी किसी से बकलोल हो गया है सब। बताइए उसको ड्राम में फेंक दी, उसको पता नहीं चला। इन लोग जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और खुद की जुबान भी, खुद का दांत अपना जुबान काट लेता है। मतलब कुछ तो सिम्टम्स दिख रहे होंगे, कुछ तो लग रहा होगा कि कोई मर्डर करने जा रहा है, तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है। एक तो कोई ड्राम में पैक करके फेंक दी थी यहाँ पे आजकल। तो बहुत ये तो ना कि अरेंज मैरिजेस अभी भी हैं, ठीक है, तो वो अरेंज मैरिज करनी है लेकिन किसी और से लव था, तो फिर यही दिक्कत होती है ना, द क्लैश ऑफ कल्चर्स जैसे कहते हैं कि आप लड़कियों को खुद पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे हैं, लेकिन फिर उसे कहते हैं कि नहीं, शादी जब करनी है तो जो लड़का हमने सिलेक्ट किया है उसी के साथ शादी करनी है। कैसे करेंगी लड़कियां फिर वहां पे? ये तो लव मैरिज में भी काट कूट के फेंक देते हैं सब। हाँ, ये भी है। कोई फ्रिज में पैक किया था, लव मैरिज ही था ना उसका। हाँ, तो ये नहीं कह सकते हैं कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा। एक्चुअल अगर इंसान अच्छा है ना तो कोई भी मैरिज कीजिएगा वो अच्छा होगा। यहाँ पर अमूमन कई बार इंसान लव मैरिज और अरेंज मैरिज को कंपेयर करने लगता है, ये गलत तरीका है। मतलब आप बीएससी किए हुए बच्चे को क्लास 5 के बच्चे से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। अरेंज मैरिज आपने किसी को आज से जानना चालू किया है, 5 साल बाद उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। लव मैरिज मतलब आप उसको 4-5 साल से जानते आ रहे हैं, किसी को भी आप 4-5 साल से जानते आएंगे और उसकी तुलना करेंगे जिसको अभी माँ बाप ने पसंद करके लाया, हो सकता है वो। तो कई बार ना आजकल की यंग जनरेशन इसमें कंपेयर करती है।